हेलो एवरीवन। आज हम स्टैटिक वार कंपनसेटर्स के बारे में जानेंगे जिन्हें हम बोलते हैं एसवीसी। ये शंट कंपनसेटिंग डिवाइस होती है। ये शंट कनेक्टेड स्टैटिक वार जनरेटर या एब्जॉर्बर होते हैं जिनका की आउटपुट इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव करंट को ये एक्सचेंज कर सके, जिससे कि स्पेसिफिक वेरामीटर को कंट्रोल करा जा सकता है ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना होता है? तो कैपेसिटर बैंक रहती है, फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक रहती है, या स्विच या कंट्रोल्ड जिसको बोलते हैं, कंट्रोल्ड भी हो सकती है और स्विच भी हो सकती है। इस तरह से कैपेसिटर बैंक होती है, या फिर फिक्स्ड कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया जाता है, या फिर स्विच रिएक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है, रिएक्टर बैंक को पैरेलल में। क्योंकि ये शंट डिवाइस है, शंट कंपनसेशन डिवाइस है, इसलिए इनमें से किसी को शंट में कनेक्ट किया जा सकता है या इनके कॉम्बिनेशन को शंट में कनेक्ट किया जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन आप किसे कनेक्ट कर रहे हो, वो उससे आपको डिसाइड होगा कि आप क्या कंपनसेट कर रहे हो। आप लीडिंग इंजेक्ट कर रहे हो पावर, या लैगिंग हो रहा है, रिएक्टिव पावर लीडिंग हो रहा है या लैगिंग हो रहा है, वो आपका डिपेंड करता है कि आप रिएक्टर को कनेक्ट कर रहे हो या कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हो। ये कंपनसेटर क्या करता है? रिएक्टिव लीडिंग या लैगिंग पावर को ड्रॉ करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये क्या कर सकता है? वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है, स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट एंड डायनेमिक दोनों प्रकार की स्टेबिलिटी को ये इंप्रूव कर सकता है, और ओवर वोल्टेजेस को कंट्रोल कर सकता है, और वोल्टेज फ्लिकर्स जो सर्किट में सिस्टम में हो रहे होते हैं उनको भी ये कम करता है। वोल्टेज और करंट के जो अनबैलेंस होते हैं उसको भी ये कम करता है। एचवीडीसी सिस्टम में इनका एप्लीकेशन होता है इन कंपेंसेटर्स का, जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है? रिएक्टिव पावर को फ्लो कराया जा सकता है, कंट्रोल कराया जा सकता है, जिसके द्वारा सब हार्मोनिक ऑसिलेशन जो सिस्टम में यदि हो रहे हो तो वो डैम्प आउट हो जाए। हम नॉर्मली स्टैटिक वार कंपनसेटर्स अकेला नहीं बोलते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, इसलिए हम स्टैटिक वार कंपनसेटर को स्टैटिक वार सिस्टम भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक वार कंपनसेटर जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है, उसमें क्या होता है? थायरिस्टर्स रहते हैं जो कि एंटी पैरेलल फैशन में कनेक्टेड होते हैं, और उनको एज अ स्विच काम कराया जाता है। उनकी स्विचिंग के द्वारा क्या किया जाता है? कैपेसिटर को और रिएक्टर को स्टेप वाइज कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये सर्किटरी जो रहती है ये इस तरह से डिजाइन की हुई रहती है कि इसका जो थायरिस्टर रहता है उसका फायरिंग एंगल एडजस्ट करके कैपेसिटर या रिएक्टर को कंटिन्यूअसली वेरिएबल बनाया जाता है, जिससे कि हमारा पावर सिस्टम में वो कंटिन्यूअसली वेरी कर सके जैसा कि रिक्वायरमेंट होती है। कैपेसिटर एंड इंडक्टर बैंक जो रहती है वो स्टेप वाइज वेरी करती है, या तो फिर स्टेप वाइज करेगी या कंटिन्यूअस करेगी, डिपेंड करता है कि थायरिस्टर का कंट्रोल किस तरह से किया गया है। थायरिस्टर हमारे सर्किट में यदि लगे हुए होते हैं तो हमें समझने की बात है थायरिस्टर का जो कंट्रोल होगा वो किस तरह से होगा? फायरिंग एंगल को कंट्रोल करने से। फायरिंग एंगल कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? अलग से कोई कंट्रोलर सर्किट दिया हुआ होगा जो कि इसको गेट पल्स देगा या कंट्रोल पल्स देगा। तो इस तरह से ये कुछ फैशन में रहता है। इसको अनदर भागों में हम बांट सकते हैं। सैचुरेटेड रिएक्टर फर्स्ट कैटेगरी हो गई, दूसरी हो गई थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर, थर्ड हमारी होती है थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर, एंड फोर्थ कैटेगरी होती है कंबाइंड टीसीआर एंड टीएससी कंपनसेटर्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू इनका कैसे होता है। तो सैचुरेटेड रिएक्टर की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये मल्टी कोर रिएक्टर होता है जिसकी फेज वाइंडिंग इस तरह से एडजस्ट की जाती है कि वो प्रिंसिपल हार्मोनिक्स को कैंसिल आउट कर दे। ठीक है, ये कंसिडर किया जाता है कि रिएक्टिव सोर्स जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज रिएक्टिव सोर्स है। ठीक है, ये होता तो बहुत रोबस्ट है, मतलब ये मेंटेनेंस फ्री रहता है, लेकिन इससे हमें सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, इसलिए इसको थोड़ा कम यूज करते हैं। देन आता है थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर टीसीआर। ये शंट कनेक्टेड थायरिस्टर कंट्रोल्ड इंडक्टर होते हैं जिसका कि इफेक्टिव रिएक्टेंस जो रहता है वो कंटिन्यूअस मैनर में कंडक्शन कंट्रोल करके, थायरिस्टर का कंडक्शन को कंट्रोल करके कंटिन्यूअस मैनर में उसका इंडक्टर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। ये थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर जो रहता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 6 पल्स या 12 पल्स थायरिस्टर कंट्रोलर्स होते हैं, मतलब 6 पल्स कंट्रोलर भी यूज कर सकते हो या फिर 12 पल्स कन्वर्टर भी यूज कर सकते हो विद अ फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक। ठीक है, इसमें यहाँ फिक्स कैपेसिटर बैंक लगती है। रिएक्टिव पावर जो होती है, चेंज यदि हमें करानी है तो वो किसके थ्रू होगी? यहाँ पर भी चेंज जहां पर भी फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम चल रहा है और रिएक्टिव पावर चेंज किस हिसाब से हो रही है तो वो आपका हमेशा आएगा किसके मान से चेंज होगी? थायरिस्टर के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके। तो यहाँ पर भी जो आपका कंट्रोलिंग हो रहा है रिएक्टिव पावर को, जो आपको चेंज करना है वो किसके बेसिस पे होगा? थायरिस्टर के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करने के बाद। ठीक है, तो टीसीआर जो है वो कंटिन्यूअस कंट्रोल प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूअस, और साथ में कंटिन्यूअस कंट्रोल प्रोवाइड तो करता है, साथ में कोई ट्रांजिएंट्स नहीं देता है और हार्मोनिक्स जो है उनको जनरेट नहीं करता है।
साथ ही साथ यदि हम ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हमको कंट्रोल करना है किसी चीज को, वोल्टेज को कंट्रोल करना है, करंट कंट्रोल करना है, जो भी करना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कुछ मेजरिंग डिवाइस की जरूरत होगी। तो इसीलिए इसके अंदर पूरी कंट्रोलिंग सिस्टम में एक मेजरिंग डिवाइस होती है, एक कंट्रोलर होता है। वो कंट्रोलर क्या करता है, एक्चुएटिंग सिग्नल या एरर सिग्नल होता है उसको कंडीशन करता है। नेक्स्ट हमारे सर्किट में होता है, कंट्रोलर में होता है लीनियराइज सर्किट। एक लीनियराइज सर्किट भी होता है और एक सिंक्रोनाइजिंग सर्किट भी होता है। सिंक्रोनाइजिंग सर्किट एक या उससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर, टीएससी। थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर क्या होते हैं, ये एक शंट कनेक्टेड डिवाइस होती है जिसका कि इफेक्टिव रिएक्टेंस वेरी किया जा सकता है स्टेप वाइज मैनर में। या तो फुल कंडक्शन या जीरो कंडक्शन ऑपरेशन हो सकता है थायरिस्टर वॉल्व्स का। ठीक है, इसमें सिर्फ थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर बैंक कनेक्टेड होती है जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स में इक्वल रेटिंग की स्प्लिट की हुई रहती है, जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, स्टेप वाइज कंट्रोल प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ हम डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम हमें दिखा रहा है टीएससी का, थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर। हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, दो कैपेसिटर्स है और दो कॉम्बिनेशन हमारे लगे हुए हैं, थायरिस्टर के दो एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर है और एक डैम्पिंग रिएक्टर भी लगा हुआ है। साथ ही साथ मैंने कहा था मेजर करने के लिए एक मेजरिंग डिवाइस होगी। वो मेजर क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जो है वो उसे मेजर कर रहा है। और एक कंट्रोल सर्किटरी होगी, क्योंकि हम थायरिस्टर यूज कर रहे हैं, थायरिस्टर को गेट पल्स की जरूरत होती है, गेट पल्स या उसको जो भी कंट्रोलिंग सिग्नल है और उसको प्रोटेक्शन के लिए। तो एक कंट्रोल स्ट्रेटेजी होने के लिए कंट्रोल सर्किटरी भी होती है और ये सारा कुछ कनेक्टेड है हमारे न्यूट्रल से। तो इस प्रकार का इसका कुछ कनेक्शन होता है। यहाँ पर ऑल स्विचिंग टेक प्लेस व्हेन वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर इज जीरो। वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर यदि जीरो होता है उस समय पे सारी स्विचिंग की जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, ट्रांजिएंट फ्री स्विचिंग हमें मिल जाती है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा होता है थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है कंबाइंड टीसीआर एंड टीएससी। थायरिस्टर कनेक्टेड एक रिएक्टर और थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर दोनों यदि कनेक्टेड है हमारे सर्किट में तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो हम सर्किट यहाँ पर देख सकते हैं, थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर भी यहाँ पे कनेक्टेड है और थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर दोनों इस फिगर में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, सिस्टम में डैम्पिंग रिएक्टर भी कनेक्टेड है। तो दोनों के एक साथ में यूज करने से, दोनों के साथ में एप्लीकेशन से हमें क्या मिलता है, रिएक्टिव पावर की एक अच्छी रेंज मिल जाती है। फ्लेक्सिबल रेंज के साथ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैटिक वार कंपनसेटर में स्टैटिक शब्द का मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टैटिक है। जो आप सिस्टम यूज कर रहे हैं वो कैसा है, स्टैटिक है। उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, रोटेटिंग पार्ट नहीं है, मेन कंपोनेंट जो है इसके सब स्टैटिक है। तो क्या हमने देखा, स्टैटिक वार कंपनसेटर जो रहता है वो उसके अंदर क्या होता है, स्टैटिक वार जनरेटर होता है या वार एब्जॉर्बर होता है। या तो वार जनरेट भी कर सकता है वो, या फिर वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो उसके इसके अलावा जो हमने पढ़ा, टीएससी पढ़ा, टीसीआर पढ़ा, इसके अलावा भी बहुत से स्टैटिक वार कंपनसेटर्स होते हैं। सैचुरेबल रिएक्टर भी हमने देखा। उसके अलावा भी थायरिस्टर कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी होते हैं, सेल्फ और लाइन कम्युटेड कन्वर्टर्स भी होते हैं। अपना इतना डेप्थ में अभी हमें जाना नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ एसवीसीज एक साथ में कनेक्ट होते हैं तो हम उसको बोल देते हैं स्टैटिक वार सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर बेसिक टाइप ऑफ एसवीसीज कनेक्ट होते हैं। जो वैरायटी ऑफ एसवीसीज हमारे पास अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन में उनको कनेक्ट करती है और साथ में एक फिक्स कैपेसिटर बैंक भी कनेक्ट होती है। ठीक है, कैपेसिटर बैंक भी वो क्या करती है, लोकल ऑटोमेटिक कंट्रोल करती है। वो जो कैपेसिटर बैंक रहती है वो लोकली ऑटोमेटिक कंट्रोल से कनेक्टेड होती है, उसके द्वारा स्विच की जा सकती है। ठीक है, तो यदि हम शुरुआत में समझना चाहे बेसिक स्टैटिक वार कंपनसेटर को या स्टैटिक वार सिस्टम्स को, तो हमको उसके लिए क्या जरूरत होगी, स्टैटिक वार कंपनसेटर की कैरेक्टरिस्टिक को समझना होगा और उसके पावर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को समझना होगा, और दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो हमको क्या आउटकम मिलता है वो समझना होगा। तो एसवीसी बेसिकली क्या कंट्रोल करता है, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज को भी, डेविएशन को भी कंट्रोल करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक यदि हम देखते हैं आइडियल एसवीसी की, तो किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, आइडियल एसवीसी। ठीक है, आइडियल एसवीसी जब हम कंसिडर करते हैं पावर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हम देखते हैं तो आइडियल एसवीसी की कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें सर्किट में क्या चाहिए होगा, हम अभी के लिए वो स्विचेस वगैरह इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, पर उसी के कारण फ्लेक्स डिवाइसेस है हमारी, मतलब जो थायरिस्टर वाला पार्ट है उसी के कारण जो हमारा कैपेसिटर है या जो इंडक्टर है वो वेरिएबल जैसा काम कर रहा है। तो अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए वो थायरिस्टर को हटा के या थायरिस्टर को ना दिखाते हुए सिंपल एक कैपेसिटर और एक
इंडक्टर बता रहे हैं जो क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक है, ये वेरी किस मान से कर रहा है, ये फायरिंग एंगल अल्फा को वेरी करने पर ये वैल्यूज जो है इनकी वो वेरी हो रही है, इनका रिएक्टेंस जो है वो वेरी हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, HVAC हाई वोल्टेज ऐसी लाइन से कनेक्टेड है, यहाँ एक IS करंट फ्लो हो रहा है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसवीसी जब आप सिस्टम में यूज करते हैं, एसवीएस जब आप सिस्टम में यूज करते हैं, स्टैटिक वार सिस्टम यदि आप लगाते हैं तो उसका क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि वो कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करके रखे। मतलब और क्या, दूसरा अगर हम आइडियलाइजेशन की बात करें, आइडियलिटीज की बात करें, तो दूसरा आइडियलिटी हम ये बोलते हैं कि वो अनलिमिटेड वार जो है वो डिलीवर कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है। सिस्टम में जितना भी रिक्वायरमेंट है, कभी भी रिक्वायरमेंट है सिस्टम में, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कराने की रिक्वायर्ड है, तो जितनी रिक्वायर्ड है उतना वो ऑटोमेटिकली कर लेगा एब्जॉर्ब, या जितनी डिलीवर करने की, जितनी सप्लाई करने की, इंजेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, उतना जो रिएक्टिव पावर है वो एसवीसी जो है वो एसवीएस या एसवीसी वो उतना दे देगा, इंजेक्ट कर देगा सिस्टम में। और हम क्या मानते हैं कि कोई भी रिएक्टिव या एक्टिव पावर लॉसेस सिस्टम में नहीं हो रहे हैं, और तो और साथ में जो सिस्टम का रिस्पांस है वो भी इंस्टेंटेनियस है, मतलब कोई चेंज नहीं है। अगर हम ये सारे अजम्पशंस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एसवीसी की जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है आइडियल कंपनसेटर की, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वो किस तरह से बन जाएगी, ये क्या दिखा रहा है, आइडियल एसवीसी है, आइडियल एसवीएस है, वो बता रहा है कि कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन्ड है, ये वी वोल्ट है, वी जीरो जो है वो, ये हमारी क्या है, आइडियल वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। तो कांस्टेंट वोल्टेज जो है आपका वो वी जीरो है, जिस पे सिस्टम काम कर रहा है। जब कैरेक्टरिस्टिक के इस साइड में बात कर रहे हैं तो ये कौन सा एरिया है हमारा, लीडिंग बता रहा है, यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट आपका जो है वो लीडिंग बिहेवियर बता रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या है, करंट, यहाँ लीडिंग करंट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, लैगिंग, और यहाँ पर अपना ये जीरो। ठीक है, इस साइड में जाते हैं, यदि हम बढ़ाते हैं करंट को, आई एक्स नहीं आई एस है, ठीक, सिस्टम करंट, तो यहाँ पर जो जाते हैं अगर तो लैगिंग बिहेवियर होगा, इस साइड में यदि जाते हैं तो लीडिंग बिहेवियर होगा। ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कंपेंसेटर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसवीएस में कंट्रोलेबल रिएक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर्स होते हैं, जिसके कारण से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो वाइड रेंज में मिल जाती है हमको। दोनों चीजें, हमारे पास रिएक्टर भी है और हमारे पास कैपेसिटर भी है, तो कैरेक्टरिस्टिक की हमको एक अच्छी रेंज मिल जाती है। तो नेक्स्ट हम एक एक चीज को देख लेते हैं। हमारे पास यदि कैपेसिटर है तो उसके कारण से सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगी, हमारे पास यदि इंडक्टर भी है सर्किट में, वेरिएबल इंडक्टर ड्यू टू थायरिस्टर कंट्रोल्ड एक्शन, तो उसके कारण यदि वेरिएबल इंडक्टर भी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, और जब ये दोनों पार्ट हमारे सर्किट में एक साथ में आ जाते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, हम वो देखते हैं। तो यहाँ हम फिगर में देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, यहाँ सर्किट्स बने हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वाला क्या दिखा रहा है, वेरिएबल रिएक्टर। ये वेरिएबल कैसे है, तो ये थायरिस्टर्स के फायरिंग एंगल को चेंज करके इस रिएक्टेंस का वैल्यू को चेंज किया गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को। देन हमारे सर्किट में क्या होता है, एसवीसी में एक फिक्स्ड कैपेसिटर होता है, तो ये फिक्स्ड कैपेसिटर है। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास एक कंबाइंड एसवीसी सिस्टम जैसा मिल जाता है, कि जिसमें एक इंडक्टर भी है और एक कैपेसिटर है, इंडक्टर का वैल्यू वेरी कर सकता है। इनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को यदि हम समझते हैं तो यहाँ वीआई कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है इंडक्टर करंट और वोल्टेज के बीच में, ये बस वोल्टेज है, यहाँ पर सकते हो बस वोल्टेज वी है। ठीक है, बस वोल्टेज और इंडक्टिव करंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एल एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल के बीच में ये किस तरह से वैरी करता है वो देखते हैं। मिनिमम एल यदि, मैक्सिमम एल यदि वैल्यू सेट है, उसके बाद में इंडक्टर की वैल्यू को कम किया गया तो उससे क्या होगा, आपका करंट जो है, करंट बढ़ रहा है लेकिन स्लोप के साथ में बढ़ रहा है। ये स्लोप कितना है, केएस है, और अब ये फॉलो कर रहा है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमम इंडक्टेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखा फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर करने से क्या होगा, करंट जो है आपका वो कैसा रहेगा, हमेशा लीडिंग रहेगा, और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इसकी बन के आती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से बनती है ड्यू टू फिक्स्ड कैपेसिटर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जहां कंपोजिट दोनों ही एलिमेंट्स को हमने एक साथ में जोड़ दिया तो उस समय पे क्या होता है, ये कैपेसिटर करंट है यहाँ पे और ये वोल्टेज है, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ में यदि हम जोड़ देते हैं तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को यदि हम ओवरलैप करते हैं, दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, पहले सबसे ये ज्यादा स्लोप है और ये थोड़ा कम स्लोप है, तो ये अल्टीमेटली इससे थोड़ा कम स्लोप पे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर एक
स्लोप दिखाई दे रहा है, वहां से एक स्लोप आ गया, स्लोप के बाद में एक मिनिमम मिल जा रहा है, उतना ज्यादा ना जाते हुए, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक भी इसमें ऐड हो रही है इसलिए थोड़ा सा इस तरफ होते हुए ये आपकी कंपोजिट कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है। इसमें यहाँ जीरो के लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या दिखा रहा है, कैपेसिटिव दिखा रहा है, नेचर कैसा है, कैपेसिटिव है, और यहाँ जीरो के राइट साइड में जो नेचर है सर्किट का वो आपका कैसा दिखा रहा है, इंडक्टिव नेचर है। तो जब भी हम पावर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हम ओवरऑल अभी हमने एसवीसी की कैरेक्टरिस्टिक देखी, एसवीएस का यदि हमें परफॉर्मेंस एनालाइज करना है पावर सिस्टम में, उसका परफॉर्मेंस किस तरह से होता है, किस तरह से वेरी करता है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ स्टैटिक वायर सिस्टम, तो हमें यदि वो एनालाइज करना है तो उसके लिए हमें पहले पावर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को भी समझना होगा और फिर उसको एसवीसी के साथ में मर्ज करते हुए हमारी ओवरऑल पावर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी हम वो देखेंगे। नेक्स्ट हम पावर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। अच्छा, जब हम पावर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा कोई छोटा नेटवर्क तो होता नहीं है, बहुत वास्ट नेटवर्क होता है, बड़ा नेटवर्क होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। हमने नेटवर्क में ये पढ़ चुके हैं कि जो थ्योरम्स होते हैं उनका एप्लीकेशन यहाँ पर होता है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम यहाँ यूज करते हुए जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड पावर नेटवर्क है, पावर सिस्टम का नेटवर्क है, उसको हम रिड्यूस करते हैं और सिंपल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से और इक्विवेलेंट ZTH से रिप्लेस कर देते हैं और फिर वहां पर जाकर हम लोड को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या करना चाहते हैं, सिस्टम में और कोई चेंजेस नहीं हो रहे, हम क्या चेंज करते हैं, हमेशा लोड चेंज होता है। तो लोड की वेरिएशन के लिए बार बार हम पूरे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को कंप्यूट करना, उसके कैलकुलेशन करना, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी पावर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करने के लिए हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे। तो उसमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल में एक क्या हो जाएगा आपका, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स ETH, साथ में JXTH। मान रहे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू एज कंपेयर टू रिएक्टेंस काफी कम है, तो इसलिए JXTH हमने यहाँ लिखा। ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। ये हमारा वेरिएबल रिएक्टिव लोड है। अब यदि हम VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो किस तरह से ड्रॉ होगी, से कुछ ये आपकी पावर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है पावर सिस्टम। यहाँ क्या दिखा रहा है, ये वोल्टेज है ETH। VI कैरेक्टरिस्टिक है इसलिए Y एक्सिस पे V है, X एक्सिस पे I है, ठीक है। इस तरह का स्लोप बनता है। यहाँ अगर मैं बोलती हूँ, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव नेचर है और यहाँ पर क्या है, कैपेसिटिव नेचर है, कैपेसिटिव नेचर है। तो अगर फेजर डायग्राम से यदि हमें समझना होगा इंडक्टिव नेचर में क्या होता है, पहले वोल्टेज आता है, बाद फेजर्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, तो पहले वोल्टेज आएगा, उसके बाद में करंट आएगा, क्योंकि करंट हमेशा लैगिंग होता है वोल्टेज से। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ये इंपिडेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस है मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ही है यदि सर्किट में, तो ये रेफरेंस यदि मैं इसको ETH को मानती हूँ, ETH रेफरेंस है, ठीक, ये वोल्टेज है। और यहाँ जो हम बनाते हैं -90 डिग्री, -90 डिग्री मतलब ये आपका नीचे की तरफ, मतलब क्या हो रहा है, लैग कर रहा है करंट ETH से, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, ये आपका रहा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ पर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये आपका कैपेसिटिव नेचर दिखा रहा है, ठीक, कैपेसिटिव नेचर दिखा रहा है, इसका मतलब वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीड करेगा। तो यहाँ ये IS का वैल्यू ऐसा रहेगा, ये आपका ET है, ETH V, या इसको हम बोल सकते हैं यहाँ से ये J एक्सेस XTH, ठीक। तो ये हमारी पावर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। पावर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक में यदि मैंने दो चीजें हो सकती है, ETH को चेंज कर सकती हूँ या लोड को चेंज कर सकती हूँ, मतलब इफेक्ट ऑफ वेरिंग सोर्स, यहाँ मैं सोर्स क्या बोल रही हूँ, ETH बोल रही हूँ, तो मैं ETH को वेरी कराती हूँ तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक में क्या अंतर आता है, और दूसरा मैं XTH को यदि वेरी करती हूँ, XTH जो है इसको यदि वेरी करती हूँ तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ETH को वेरी किया। यदि सिस्टम में, पावर सिस्टम में मैं इक्विवेलेंट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज को यदि वेरी करती हूँ तो कैरेक्टरिस्टिक का इस तरह से एक सेट मिलता है आपको। अभी मैं 3 बना रही हूँ, नंबर ऑफ जितनी बार आप जितनी चेंज करते हैं आप उतने आपको वेरिएशंस मिलते हैं, ये सारे पैरेलल में है, ठीक। तो फर्स्ट वाली आपकी क्या दिखा रही है, ETH 0, सेकंड क्या दिखा रही है,
ETH 0 प्लस डेल्टा ETH। थर्ड आपकी क्या दिखा रही है? ETH 0 माइनस डेल्टा ETH। ये IS है और ये 0 है। यहाँ किसका इफेक्ट दिख रहा है? यहाँ इफेक्ट दिख रहा है वेरिएशन ऑफ ETH, इफेक्ट ऑफ वेरिंग सोर्स वोल्टेज ETH। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं यदि हम इस रिएक्टेंस को वेरी करते हैं, रिएक्टेंस को वेरी करने पर, एक्सचेंज को वेरी करने पर हमें कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से मिलती है, हम वो देखेंगे। रिएक्टेंस वेरी होगा तो स्लोप चेंज होगा। अभी क्या था, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, जस्ट शिफ्टेड है आपकी वेवफॉर्म। लेकिन यदि आप रिएक्टेंस को चेंज करते हो, रिएक्टेंस को वेरी कराते हो, तो आपका स्लोप क्या रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। वो कुछ इस तरह से चेंज होगा आपका। यहाँ से यहाँ के बीच में स्लोप जहां ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि इंक्रीज हो रहा है XTH। ठीक है, यहाँ नीचे 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 ज्यादा नेगेटिव मीन स्लोप बहुत कम होता जा रहा है। अगर आप ओवरऑल ऐसे बात कर रहे हो तो स्लोप कम हो रहा है, लेकिन ये से ऐसे देख रहे हो आप तो नेगेटिव में स्लोप जो है वो आपका बढ़ रहा है। पहले आपका स्लोप ये था, ये 1, ये 2, ये 3। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाते हैं, आपकी वेवफॉर्म जो है, ये आपका जो कर्व है कैरेक्टरिस्टिक, वो कुछ इस तरफ शिफ्ट होती जाती है। तो ये आपका क्या दर्शाता है? ये आपका IS है, ये आपका V है, और ये क्या दिखा रहा है आपका? इफेक्ट ऑफ वेरिंग, इफेक्ट ऑफ वेरिंग रिएक्टेंस या XTH। XTH को यदि हम वेरी करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। इस डायग्राम को यदि हम देखते हैं, सर्किट डायग्राम को, तो हम इसे इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी हमने जो इक्विवेलेंट सर्किट देखा था, थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल बनाया था, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? हमारे पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक, तो उसमें हमने उसके लिए इक्वेशन यदि हम फॉर्म करते तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू ETH माइनस XTH इंटू IS। ये क्या दिखा रहा है? सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। यदि हमें SVC की कैरेक्टरिस्टिक देखनी है तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है। V इज इक्वल टू V0 प्लस एक्स SL, जो क्या है? स्लोप रिएक्टेंस है आपका। आपने SVC की कैरेक्टरिस्टिक देखी तो उसमें आपको स्लोप दिखाई दे रहे थे, वो स्लोप, ये स्लोप रिएक्टेंस है उसका। ठीक है, और ये तो आपका करंट जो है वो करंट है। ठीक, तो ये जब हम देखते हैं, जब इस कैरेक्टरिस्टिक को हम दोनों पावर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक और एसवीसी की कैरेक्टरिस्टिक, यदि हम इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को मर्ज कर देते हैं तो हमारी बनती है ये कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे ETH जो है डेल्टा ETH से यदि वेरी करता है, या वोल्टेज का जब हम वेरिएशन करते हैं तो किस तरह से सिस्टम में अंतर आता है, हम वो देखते हैं। ये आपकी काय की कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपकी एसवीसी की कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर बिहेवियर कैसा रहेगा? कैपेसिटिव रहेगा। यहाँ पर इस साइड में जो बिहेवियर है वो कैसा है? इंडक्टिव इन नेचर है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये काय की दिखा रही है आपको? पावर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है, जो कि क्या बोल रहा है? रिएक्टिव लोड कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है, अलग अलग वैल्यूज में यहाँ पर दिख रहा है। पॉइंट ए पे हम देखते हैं, इनिशियली हम पॉइंट ए से समझते हैं। यहाँ पर क्या है? वोल्टेज हमारा V0 है। यदि सिस्टम का वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है डेल्टा ETH से, डेल्टा ETH से यदि वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज, अब नया वोल्टेज हमारा क्या आ जाएगा? नया वोल्टेज हमारा आ जाएगा V1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसी लाइन पे हम बोल रहे हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ पे अभी SVC अप्लाई नहीं किया है, कंपनसेशन अप्लाई नहीं किया है, तो यदि हमने सिस्टम का वोल्टेज को बढ़ाया डेल्टा ETH से, तो हमारा जो वोल्टेज था V0, वो अब शिफ्ट होके कहाँ हो जाएगा? V1 पे आ जाएगा। ठीक है, V0 से V1 पे आ जाएगा। लेकिन जब यदि हम SVC यूज कर लेते हैं तो ये V0 जो है वो इंक्रीज होके कहाँ तक जाएगा? V3 तक जाएगा। आपका B पॉइंट दिखाता है वो कैरेक्टरिस्टिक में। सिमिलरली यदि सोर्स वोल्टेज आपका कम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द सिस्टम लोड लेवल, वोल्टेज कब कम होता है हमारा? जब हमारा लोड का लेवल बढ़ जाता है, तब हमारा वोल्टेज कम होता है। तो यदि इस कारणवश वोल्टेज यदि हमारा कम होता है तो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ SVC आपका जो वोल्टेज रहेगा सिस्टम का वो V2 रहेगा। V0 की जगह क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। अब ये जो वोल्टेज में बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट जो हो रहा है, इसको थोड़ा सा कंपेंसेट करने के लिए यदि हम विद SVC एनालाइज करें तो SVC के इंसर्शन से अब ये जो वोल्टेज, क्योंकि लोड बढ़ गया है उस कारण से जो वोल्टेज कम हुआ था V2, अब वो वोल्टेज बढ़ के कहाँ आ जाएगा? V4 पे आ जाएगा। ये इसका ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट में यदि लोड कम हो गया तो वोल्टेज बढ़ेगा विदाउट SVC, लेकिन SVC कनेक्टेड है तो ऑपरेटिंग पॉइंट आपका यहाँ V पे शिफ्ट हो जाएगा।
और यदि आपका लोड जो है वो बढ़ गया, इसका मतलब वोल्टेज आपका कम हो गया, वोल्टेज कम हो जाएगा तो विदाउट एसवीसी आपका V2 पे रहेगा, लेकिन विद एप्लीकेशन ऑफ एसवीसी आपका जो वोल्टेज लेवल हो जाएगा वो ये C पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक में यदि सिस्टम का जो वोल्टेज है या लोड वेरिएशन यदि हो रहा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए एसपीसी यदि अप्लाई करते हैं तो हमारा वोल्टेज प्रोफाइल काफी इंप्रूव हो जाता है। अब आप हम बात करते हैं स्विच कैपेसिटर्स की। तो ये आप सर्किट देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, 3 स्विच्ड कैपेसिटर कनेक्टेड है, जिनमें से 2 जो है 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, कैपेसिटर बैंक्स कनेक्टेड है, जिनमें से 2 जो है वो स्विच्ड कैपेसिटर्स है। ये स्विच्ड कैपेसिटर्स जो है वो स्विचिंग किसकी हेल्प से हम करवा सकते हैं, वो मैकेनिकल स्विचेस की हेल्प से भी करा सकते हैं या किसी थायरिस्टर के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके भी स्विचिंग हम करा सकते हैं। थायरिस्टर्स को एज ए स्विच यहाँ पर यूज करके उसको सर्किट में कैपेसिटर को इंसर्ट या फिर वापस आउट करवा सकते हैं यूजिंग दीज स्विचेस, मैकेनिकल स्विचेस और थायरिस्टर स्विचेस। तो इसके कारण से क्या होगा, ये क्या करेगा, वोल्टेज को सेंस करेगा। हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वोल्टेज सेंस करेगा, और यदि कोई डेविएशन यहाँ पर आ रहा है तो क्या करेगा, ये जो कैपेसिटर्स और ये जो इंडक्टर लगे हुए हैं इनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन और आउट कराया जा सकता है। ये थायरिस्टर के यूज से आप कर रहे हैं, जो आप इंसर्ट करवा रहे हैं या फिर एग्जिट करवा रहे हैं सिस्टम में, तो ओवरऑल इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ में हम वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट्स के साथ में और ये इनके कॉम्बिनेशन के साथ में हम सिस्टम का वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करा सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि इस टाइप का सर्किट हम अपने पावर सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो हमारा वोल्टेज जो है वो हम उसमें वेरिएशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं एसपीएस को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये कोई सोर्स ऑफ वोल्टेज नहीं है। जैसे सिंक्रोनस कंडेंसर आपने पढ़ा था, वहां क्या था, वोल्टेज सोर्स जैसा भी वो काम कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ वोल्टेज को अल्टर कर रहा है, वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिव करंट। जो रिएक्टेंस को एडजस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, रिएक्टिव करंट को एडजस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से वोल्टेज एडजस्ट हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो ये आपका कंप्लीट एसवीसी का एक्सप्लेनेशन था। इससे आप